हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ग 10 के इतिहास के प्रथम चैप्टर के महत्वपूर्ण तथ्यों का रिवीजन करेंगे। साथियों, प्रथम चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, आज जो हम लोग जिसका रिवीजन करेंगे उसका नाम यूरोप में राष्ट्रवाद। साथियों, यूरोप में राष्ट्रवाद कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इस सब चीज़ को हम लोग जानते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो आपको देश के प्रति प्रेम को बढ़ाता है। अब यूरोप में जो राष्ट्रवाद जगा था वो कहाँ से जगा था? तो वो फ्रांस की क्रांति से जगा था। सबसे पहले देखते हैं, फ्रांसीसी दार्शनिक अस्टर्न रेनन के अनुसार राष्ट्रवाद एक बड़ी व्यापक एकता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है, यह कथन किसका है? ये किसके अनुसार कहा गया है? तो अंसर्ट रेनन के द्वारा। किसके द्वारा? अंसर्ट रेनन के द्वारा। ठीक है, आप याद रखिएगा, अंसर्ट रेनन के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद उन्नत रूप में प्रकाश में हुई। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, प्रकाश में हुई, यानी कि 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, राष्ट्रवाद उन्नत रूप में कहाँ से प्रकाश में आई थी? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। कह रहा 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप में राजनीतिक और मानसिक जगत में परिवर्तन ला दिया। क्या कर दिया? राजनीतिक और मानसिक जगत में परिवर्तन ला दिया। कौन? 19वीं सदी के दौरान जो राष्ट्रवाद हुआ। राष्ट्रवाद की उन्नत रूप में कब? 1889 की फ्रांसीसी क्रांति में उत्पन्न हुआ था। अब देखिए, राष्ट्रवाद का बीजारोपण, कह रहा है राष्ट्रवाद का जो बीजारोपण है यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही प्रारंभ हुआ। कब से हो गया? पुनर्जागरण के काल से प्रारंभ हो गया। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास मुख्यतः फ्रांस राज्य की क्रांति से हुई। किससे हुई? फ्रांस राज्य की क्रांति से हुई थी। आपको पहले ही बताए थे हम, किससे हुआ था? फ्रांस राज्य की क्रांति से हुई थी। देखिए आगे कह रहा है 18वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में निरंकुश राजशाही का शासन था। यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में कैसा शासन था? तो निरंकुश राजशाही का शासन था। ठीक है, अब देखिए, फ्रांस में मध्यम वर्ग के लोगों को बुजुर्वा वर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बुजुर्वा वर्ग। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुजुर्वा वर्ग कहाँ कहाँ कहा जाता था? तो फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। कैसे लोगों को? तो मध्यम लोगों को बुजुर्वा वर्ग कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति मध्यम वर्ग की क्रांति थी। कैसी क्रांति थी? मध्यम वर्ग की क्रांति थी। फ्रांस में स्टेट जनरल नामक संस्था का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि नेशनल असेंबली कहाँ था? फ्रांस में। ठीक है ना, उसका नाम बदल क्या कर दिया गया? पहले उसका नाम क्या था? स्टेट जनरल नामक संस्था थी, उसका नाम बदल क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे नेपोलियन का जन्म 1769 में कब हुआ था? 1769 में। कहाँ पर? तो कोर्सिका। कहाँ पर? कोर्सिका द्वीप में हुआ था, तथा 1804 में वह फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। तो 1804 में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा? नेपोलियन फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा? 1804 में। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहे गणतंत्र और प्रजातंत्र का विरोध और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापन करना। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा वियना व्यवस्था के तहत फ्रांस में बुर्बो राजवंश पुनर्स्थापित हुआ तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। क्या कह रहा है? देखिए, यानी कि लुई 18वां फ्रांस का राजा कब बना? यानी कि वियना व्यवस्था के तहत। किसके तहत? वियना व्यवस्था के तहत। किसके तहत? वियना व्यवस्था के तहत फ्रांस में बुर्बो राजवंश पुनर्स्थापित हुआ तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। आगे देखिए, कह रहा वियना कांग्रेस 1815 का मुख्य उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था। यानी कि वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में। तो वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो वहां पर जो है सभी को तहस नहस किसने कर दिया था? नेपोलियन ने। किसने कर दिया था? नेपोलियन ने। अब वहां पर नेपोलियन ने तहस नहस कर दिया, तो वियना कांग्रेस स्थापना हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप में पुनर्स्थापना करना। क्या था? पुनर्स्थापना करना। आगे देखिए, कह रहा सन 1815 में वियना कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख था। ठीक है ना, तो वियना कांग्रेस का मेजबानी कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर निकालकर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया।
तो वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा किसने प्रदान किया? नेपोलियन ने। किसने? नेपोलियन ने। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है 1830 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के समय क्रांतिकारियों का नेतृत्व वायुवृद्ध नेता लाफियाते कर रहा था। कौन कर रहा था? लाफियाते। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? लाफियाते कर रहा था। अब कह रहा है चार्ल्स दस ने पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया। चार्ल्स दस ने किसको प्रधानमंत्री बनाया? पोलिग्नेक को। 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? चार्ल्स दस था, जिसने किसको 1800 यानी कि 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का समय शासक कौन था? चार्ल्स दस था, जिसने किसको अपना प्रधानमंत्री बनाया था? तो पोलिग्नेक को। किसको? पोलिग्नेक को। कह रहा फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर ऑरलेंस वंश को गद्दी सौंपी गई। किसको सौंपी गई? ऑरलेंस वंश को गद्दी सौंपी गई। याद रखिएगा कि 1830 में जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद बुर्बो वंश के स्थान पर किस वंश को दिया गया था गद्दी? ऑरलेंस वंश को। किसको? ऑरलेंस वंश को। कह रहे सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1948 कब? 22 फरवरी 1948 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। क्या किया? विशाल भोज का आयोजन किया। किसके नेतृत्व में? थियर्स के नेतृत्व में। ठीक है, 1848 की क्रांति के बाद लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। कौन? लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। 1818 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिख युग का अंत कर दिया। उसका देखिए, कह रहा है लुई फिलिप ने स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति, यानी कि स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था? लुई फिलिप ने किया। ठीक है, कब किया? 1840 में। और उसके तहत किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया? गीजो को। तो गीजो को किसने प्रधानमंत्री नियुक्त किया? लुई फिलिप ने। कब? 1840 में। 1840 में स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया? लुई फिलिप ने किया। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सर्डिनिया पिडमोंट का शासक विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यानी कि काउंट काबूर को किसने नियुक्त किया? विक्टर इमैनुअल ने। ठीक है ना, आगे देखिए, कह रहा है इटली की समस्या को काबूर ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी। यानी कि इटली जो समस्या इटली में थी, काबूर ने क्या किया? काबूर प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी कूटनीति के बल पर उसको पूरा यूरोप की समस्या बना दिया। आगे देखिए, कह रहा है इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्य में गठित किया था। कौन कौन? सिसपाइन गणराज्य, लिगुलियन और ट्रांसपेरेंट। कौन कौन? सिसपाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेरेंट। ठीक है, कह रहा इटली में एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था। आपसे पूछ सकता है कार्बोनरी कैसा दल था? एक गुप्त दल था। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक संस्था गठन किसने किया था? तो मेजनी ने किया। किसने किया? मेजनी ने किया। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। 1834 में परसा में एक शुल्क संघ जबरेन की स्थापना की गई। 18वीं शताब्दी में जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बटा था। 18वीं शताब्दी में जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी में मेटरनिख ने आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून कार्लसवाद के आदेश को जारी किया। यानी कि कार्लसवाद के आदेश को जारी किसने किया? मेटरनिख ने। किस लिए किया था? तो आंदोलन को कुचलने के लिए, जर्मनी में चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए। विलियम प्रथम परसा का शासक था जिसने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। विलियम प्रथम परसा का शासक था जिसने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। ठीक है, अब देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज संघ का निर्माण किया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 में जर्मन प्रदेशों को जीतकर जर्मन राज संघ का निर्माण किया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से बस इतना आग्रह है कि इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। थैंक यू।